हेलो विद्यार्थियों, रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है विद्यार्थियों क्रिया। कौन सा टॉपिक है? क्रिया। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है क्रिया। कौन सा टॉपिक है विद्यार्थियों? क्रिया। क्रिया जो है ये हम पढ़ चुके थे इससे पहले की क्लास में, और क्रिया का पार्ट 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आपको टॉपिक से जोड़ देता हूँ। देखो विद्यार्थियों, हमने पढ़ी थी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य का होना या किया जाना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। किसी कार्य का होना या किया जाना क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल रूप को जो है विद्यार्थियों धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप में ना जोड़ने पर क्रिया का जो है वो साधारण रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है? साधारण रूप बनता है। जैसे पट क्रिया का मूल रूप है, तो इसमें ना जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो जाएगा? क्रिया का साधारण रूप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है क्रिया के वर्गीकरण की। तो क्रिया का जो है वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक तो कर्म के आधार पर और एक प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। फिर सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर द्विकर्मक क्रिया के में दो चीजें देखनी होती है, एक तो गौण कर्म और एक प्रमुख कर्म। दो कर्म देखने होते हैं ना। तो जो कर्म के आधार पर वर्गीकरण था वो हमने इससे पहले की क्लास में जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाके देख सकते हो। ठीक है। आज हम जो है क्रिया का वर्गीकरण करेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया। और प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है वो 7 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य जो क्रिया है प्रयोग के आधार पर वो 3 प्रकार की होती है। प्रयोग के आधार पर जो है वो क्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। और एक होती है प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है। ये 3 प्रकार की मुख्य क्रिया होती है। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। संयुक्त क्रिया कहाँ होती है? जहां दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ आ जाए। जैसे अभिषेक ने खाना खाया। अब देखो, सॉरी, अभिषेक उठ बैठा। अब देखो, उठ बैठा, उठना और बैठना दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं हैं। उठना और बैठना दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं हैं। तो उठना और बैठना दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया है, इसलिए कौन सी क्रिया हो जाएगी? कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। सीता गिर पड़ी। तो गिरना और पड़ना भी दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया है, इसलिए कौन सी हो जाएगी? गिरना अकस्मात होता है और पड़ना स्वयं की इच्छा से होता है। तो गिरना और पड़ना भी दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया है। राम चल बसा। तो चलना और बसना ये भी दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया है। कुल मिला के संयुक्त क्रिया कहां होगी? जहां दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ आती है वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। तो संयुक्त क्रिया जैसे उठ बैठा संयुक्त क्रिया, गिर पड़ी संयुक्त क्रिया, चल बसा संयुक्त क्रिया। अब आते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया पर। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या है? कि इसमें कर जुड़ा होता है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, वह क्रिया जो
मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नहा कर आई, नहा कर आई। अब देखो मुख्य क्रिया क्या है इस वाक्य की? आना। मुख्य क्रिया क्या है? आना। लेकिन इस आने से पहले वो एक और क्रिया करके आई, कौन सी? नहाने की। प्लस इसमें क्या जुड़ा हुआ है? कर जुड़ा हुआ है। तो मुख्य क्रिया के जस्ट पहले जो क्रिया संपन्न होती है वो कौन सी कहलाती है? हमारी पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। श्याम पढ़कर गया, पढ़कर हो जाएगी। राधा नाचकर लेटी, तो नाचकर हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं विद्यार्थियों प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की जो पहचान है वो है वाते हैं, वाता है और वाते हैं। ये इसके पहचान शब्द है। प्रेरणार्थक क्रिया के पहचान शब्द क्या है? वाते हैं, वाता है, वाती है, वाती है। प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ होती है? तो विद्यार्थियों प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहां जो है विद्यार्थियों प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्रों से पत्र लिखवाता है। अब देखो यहां अध्यापक स्वयं कार्य कर रहा है क्या? नहीं। किससे करवा रहा है? छात्रों से। यानी कर्ता स्वयं कार्य न करके किससे करवा रहा है? किसी दूसरे से। तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया। माताजी पुत्री से खाना बनवाती है। मालिक नौकरों से कार्य करवाता है। मालिक नौकरों से कार्य करवाता है। तो देखो इन तीनों वाक्यों में जो है कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किससे करवा रहा है? किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। तो जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहां जो है विद्यार्थियों प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्लस इसकी जो पहचान शब्द है वाता है, वाती है और वाते हैं, वाते हैं शब्द है ना। एक बार और हम इन तीनों को अच्छे से देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया, जहां दो भिन्न अर्थ वाली क्रिया एक साथ आती है वहां कौन सी क्रिया होती है विद्यार्थियों? वहां होती है संयुक्त क्रिया। जैसे उठ बैठा, गिर पड़ी, चल बसा। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। सामान्यतः इसमें कर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है विद्यार्थियों? कर जुड़ा होता है। इसके बाद उदाहरण देखते हैं हम, जैसे नहा कर, पढ़ कर, नाच कर, ये जो है ये पूर्वकालिक क्रिया के उदाहरण है। उसके बाद आती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, या फिर जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहां कौन सी क्रिया होती है? वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और इसके पहचान शब्द क्या है? वाता है, वाती है और वाते हैं। ये इसके पहचान शब्द है। जैसे अध्यापक छात्रों से पत्र लिखवाता है, माताजी पुत्री से खाना बनवाती है, मालिक नौकरों से कार्य करवाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्रियाएं समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी इसी क्रम में।
और इसके बाद जो चौथे नंबर की क्रिया है हमारी वो है रंजक क्रिया, या रंजक क्रिया को ही सहायक क्रिया भी कहते हैं। रंजक या सहायक क्रिया, रंजक या सहायक क्रिया, इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं विद्यार्थियों। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हिंदी की हेल्पिंग वर्ब। रंजक क्रिया की अगर परिभाषा की बात की जाए विद्यार्थियों, तो रंजक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को अतिरंजित करती है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को अतिरंजित करती है उसे रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। उसे रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक दौड़ रहा है, बालक दौड़ रहा है। अब इस वाक्य में जो है विद्यार्थियों, दौड़ जो है ये तो होगी हमारी मुख्य क्रिया, और रहा है ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रंजक क्रिया। कौन सी हो गई? रंजक क्रिया। ठीक है, रंजक या सहायक क्रिया। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। सीता खाना खा चुकी है। सीता खाना खा चुकी है। अब खा तो हो गई हमारी मुख्य क्रिया, और चुकी है जो है हमारी रंजक क्रिया। तो ये होती है रंजक क्रिया विद्यार्थियों। रंजक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को अतिरंजित करती है। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को अतिरंजित करती है उसे रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। उसे रंजक या सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इस वाक्य में मुख्य क्रिया तो क्या होगी? दौड़, और रंजक या सहायक क्रिया क्या होगी? रहा है। ठीक है, इस वाक्य में मुख्य क्रिया तो क्या होगी? खाना, और रंजक या सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? चुकी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते इसी क्रम में, और अगली जो क्रिया है हमारी वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की अगर परिभाषा की बात की जाए विद्यार्थियों, तो वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी होती है। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम किस से? वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम वह विशेषण से बनी होती है। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम वह विशेषण से बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम वह विशेषण से बनी होती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे एक संज्ञा ले लेते हैं हम, हाथ। हाथ एक संज्ञा है, और हाथ से हम क्रिया बना सकते हैं हथियाना। हाथ से हम क्रिया बना सकते हैं हथियाना। इसी तरह एक संज्ञा होती है बात, और बात से भी हम क्रिया बना सकते हैं बतियाना। अब चूंकि हथियाना किससे बना है? हाथ से बना है, और हाथ क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से बनी हुई क्रिया है, इसलिए कौन सी हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। बात भी एक भाववाचक संज्ञा है, तो बात से बनी हुई क्रिया भी कौन सी हो जाएगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। सर्वनाम, एक सर्वनाम होता है विद्यार्थियों अपना। अपना, और इस अपने से हम जो है क्रिया बना सकते हैं अपनाना। अपनाना, अपनाना। ठीक है, अपनाना जो क्रिया बनी है वो किससे बनी है? अपना, और अपना क्या है? सर्वनाम, यानी सर्वनाम से बनी हुई क्रिया, इसलिए ये भी कौन सी हो जाएगी? नाम धातु। एक विशेषण होता है विद्यार्थियों गरम, और इससे भी हम क्रिया बना सकते हैं गरमाना। गरमाना। ठीक है, तो ये तीनों जो क्रिया है ये किस किस से बनी हुई है? संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनी हुई है। और अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनी हुई क्रिया कौन सी कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण आ जाए वे लोग बतियाते आ रहे हैं, तो बतियाना कौन सी क्रिया हो गई? बतियाना नाम धातु क्रिया हो जाएगी। ठीक है,
इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं अपन, और जो नेक्स्ट हमारी क्रिया का प्रकार है वो है सहजातीय क्रिया। सहजातीय क्रिया, सहजातीय क्रिया। अगर सहजातीय क्रिया की परिभाषा की बात की जाए विद्यार्थियों, तो सहजातीय यानी एक ही जाति के जिस वाक्य में क्रिया और कर्म, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं, जिस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं, उस वाक्य की क्रिया जो है वो सहजातीय क्रिया कहलाती है। जिस वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं, उस वाक्य की जो क्रिया होती है विद्यार्थियों, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? वो कहलाती है हमारी सहजातीय क्रिया। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, बच्चे खेल खेलते हैं, तो खेल और खेलना दोनों में क्रीड धातु है। उसने चाल चली, तो चल धातु, इसमें भी चल धातु। मैंने खाना खाया, खाया, तो खाने में भी खा धातु और खाया में भी खा। तो जहां भी कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होंगे, वहां की जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? सहजातीय क्रिया होगी विद्यार्थियों। सहजातीय क्रिया, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होंगे, वहां जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? सहजातीय क्रिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और हमारी जो एनसीईआरटी के अनुसार लास्ट क्रिया का प्रकार है, एनसीईआरटी के अनुसार जो लास्ट क्रिया का प्रकार है वो है विद्यार्थियों अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, और अनुकरणात्मक क्रिया का मतलब क्या है? अनुकरण करना। देखो, वह क्रिया जो व्यक्तियों एवं प्राणियों की, व्यक्तियों एवं प्राणियों की ध्वनियों के अनुकरण से निर्मित होती है। वह क्रिया जो व्यक्तियों एवं प्राणियों की ध्वनियों के अनुकरण से निर्मित होती है, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे चहचहाना, बड़बड़ाना, बलबलाना, हिनहिनाना, चिंगाड़ना आदि। देखो यहां सभी में चहचहाने में भी ध्वनि का अनुकरण हो रहा है, बड़बड़ाने में भी ध्वनि का अनुकरण हो रहा है, बलबलाने में भी ध्वनि का अनुकरण हो रहा है, और हिनहिनाने में भी ध्वनि का अनुकरण हो रहा है, और चिंगाड़ने में भी ध्वनि का अनुकरण हो रहा है। तो जहां भी व्यक्ति और प्राणी, दो चीज ध्यान रखना है, यानी सजीव के लिए ये, जहां भी व्यक्ति और प्राणियों के ध्वनियों का अनुकरण होगा, वहां जो क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी विद्यार्थियों? वो हो जाएगी हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। जैसे चहचहाना, बड़बड़ाना, बलबलाना, हिनहिनाना और चिंगाड़ना, ये हमारी अनुकरणात्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? अनुकरणात्मक क्रिया। इसके बाद देखो एनसीईआरटी में यहां तक हमें वर्गीकरण दे रखा है किसका? प्रयोग के आधार पर क्रिया का, लेकिन इसके अलावा 3 प्रकार और है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा विद्यार्थियों। एक होती है समापिका क्रिया, समापिका क्रिया। समापिका क्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो जिस क्रिया से
वाक्य का अंत होता है। उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से वाक्य का अंत होता है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? समापिका। कौन सी क्रिया कहते हैं? समापिका। जैसे राम चला गया। अब इस वाक्य का अंत, यहाँ दो क्रिया की इसने, चलने की और जाने की, है ना, लेकिन वाक्य का अंत कौन सी क्रिया से हो रहा है? गया। तो ये गया जो है ये हो जाएगी विद्यार्थियों हमारी समापिका क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी? समापिका क्रिया। तो ये होती है समापिका क्रिया। कौन सी? जिस क्रिया से वाक्य का अंत होता है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे राम चला गया, तो गया हो जाएगी हमारी समापिका क्रिया। इसी क्रम में आगे बढ़ते विद्यार्थियों, एक होती है असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया। और असमापिका क्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो जिस क्रिया से वाक्य का अंत नहीं होता उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से वाक्य का अंत होता है उसे समापिका, और जिस क्रिया से वाक्य का अंत नहीं होता है उसे असमापिका। जैसे सीता चली गई। अब ये तो होगी हमारी समापिका, लेकिन उससे पहले एक क्रिया और करी चलने की, पर लेकिन इससे वाक्य का अंत नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी असमापिका क्रिया। कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों? असमापिका क्रिया। ठीक है। और इसी क्रम में एक और होती है क्रिया का प्रकार, जो लास्ट है वो होता है क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो जहां क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, वहां क्रिया न कहलाकर क्रियार्थक संज्ञा होती है। जहां क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है वहां क्रिया न कहलाकर क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे बहुत सी जगह क्रिया शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, प्रातः काल घूमना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। प्रातः काल घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अब इस वाक्य में जो घूमना शब्द है, ये घूमना शब्द हो जाएगा हमारा
क्रियार्थक संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ घूमने शब्द का प्रयोग जो है वो बात के रूप में आया है, और बात जो होती है, बात भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक संज्ञा को हमने क्रिया शब्द को जो है वो भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जहां भी क्रिया शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में होगा? संज्ञा के अर्थ में होगा, तो फिर वहां वो क्रिया नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। तो इसी के साथ जो है विद्यार्थियों, हमने क्रिया वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट, ये अंतिम प्रकार था क्रिया का। क्रिया प्रयोग के आधार पर वैसे 7 प्रकार की होती है। एनसीईआरटी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें आपके जो है वो 7 प्रकार की क्रिया दे रखी है, लेकिन मैंने आपको 3 और एक्स्ट्रा बताई, यानी कि 10 क्रिया के प्रकार बताए हैं, और ये आपको कहीं भी कोई सी भी बुक में नहीं मिलेंगे। तो 3 प्रकार आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, आप इसको ध्यान से पढ़े अच्छे से। बाकी 7 प्रकार की जो क्रिया है वो आपको एनसीईआरटी की किताब में ऐसे कैसे मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा जो क्रिया का पार्ट 2 वाला टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट किया था। तो क्रिया का जो पूरा टॉपिक है वो आपको लिंक दिया गया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं ली तो। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।